आप सभी ने नायक फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर एक दिन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। पर अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी हुआ है जो अनिल कपूर से भी कम वक्त तक अपने पद पर रहा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर ऐसा हुआ है। और हिंदुस्तानी सियासत के सबसे बड़े गढ़, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज है और आप देख रहे हैं चुनावनामा की एक नई सीरीज सियासत, सत्य और असत्य के बीच की कहानी। और इसकी पहली कड़ी में हम आज बात करेंगे हिंदुस्तानी सियासत के नायक उत्तर प्रदेश के अनिल कपूर, जगदंबिका पाल की। कहानी पर जाने से पहले थोड़ा कहानी का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये कहानी मंडल और कमंडल की सियासत के दौर की है। ये कहानी मस्जिद गिरने के बाद और मंदिर बनने से पहले की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और रोमेश भंडारी के दौर की है। ये कहानी उत्तर प्रदेश की सबसे रोचक विधानसभा 13वीं विधानसभा की है। दरअसल 1996 में 13वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में यूपी में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। त्रिशंकु विधानसभा बनी, यानी संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पर कुछ समय पश्चात बीएसपी और बीजेपी ने सत्ता में साझेदारी का एक अजीबोगरीब फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला था कि पहले 6 महीने बीएसपी यानी मायावती मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी और उनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त होगा, और अगले 6 महीने बीजेपी यानी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे, जिसे बीएसपी सपोर्ट करेगी। बीएसपी के कार्यकाल तक तो सब सही रहा। सिर्फ 2 ही घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने बाद में सूबे की सियासत को प्रभावित किया। पहली, विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के केसरीनाथ त्रिपाठी ने संभाला, और दूसरी कि केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार को सहयोग दे रहे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इंद्र कुमार गुजराल से कहकर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूर्व नौकरशाह रोमेश भंडारी को बनवा लिया। उस समय यह दोनों फैसले महत्वहीन से लगे, पर मायावती के बाद कल्याण सिंह का दौर आते ही यूपी की सियासत को सबसे ज्यादा प्रभावित इन्हीं फैसलों ने किया। दरअसल हुआ यूं कि कल्याण सिंह सरकार ने आते ही मायावती के लिए फैसलों को पलटना शुरू कर दिया। फैसले पलटे तो बसपा सुप्रीमो नाराज हुई। नाराजगी विधानसभा पटल पर दिखी, जहां बीएसपी ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया। गठबंधन सरकार गिर गई। फिर से संवैधानिक संकट की स्थिति आ गई। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बहुमत साबित करने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन का लगना लगभग तय दिखाई देने लगा, परंतु बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट दिखाया। अमित शाह के दौर में दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बना लेना, जो भाजपा की कार्यशैली में ही शामिल हो चुका है, उसका एक बड़ा उदाहरण तब यानी 1997 में देखने को मिला। भाजपा ने कांग्रेस और बसपा दोनों दलों में तोड़फोड़ की। 2 नए राजनीतिक दल बने, लोकतांत्रिक कांग्रेस और जनतांत्रिक बसपा। फिर सदन में वोटिंग हुई। वोटिंग क्या हुई? लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक हंगामा हुआ। सबसे पहले कांग्रेस के विधायकों ने बेल पर जाकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, और फिर यही सपा के विधायकों ने किया। पहले तो बीजेपी विधायक शांत रहे, पर जब कल्याण सिंह विधानसभा से बाहर निकले तो दोनों तरफ से जमकर हाथापाई हुई। पर विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी नहीं घबराए। विधानसभा चलती रही। मतदान हुआ। भाजपा को 222 विधायकों के मत प्राप्त हुए, पर असली खेल होना अभी बाकी था। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने विधानसभा के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना दी गई कि राज्य की संवैधानिक स्थिति सही नहीं है, अतः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। मुलायम सिंह के दबाव में प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल यह बात मान गए। सिफारिश राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को भेज दी गई। गेंद अब राष्ट्रपति के पाले में थी, पर 2 जगह खेल और चल रहा था। एक, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां भाजपा ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी, और दूसरा राष्ट्रपति भवन के ही अंदर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी अपने नेतृत्व में भाजपा के 222 विधायकों की परेड करा चुके थे। ऐसे में राष्ट्रपति नारायणन ने संविधान सम्मत फैसला लिया। सिफारिश मंत्रिमंडल को लौटा दी गई। इससे पहले कि गुजराल सिफारिश राष्ट्रपति को दोबारा वापस भेजते और उन्हें इसे मानने को बाध्य होना पड़ता, संविधान सम्मत फैसला ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी आया। एसआर बोम्मई मामले की दलील के आधार पर कल्याण सिंह सरकार को फ्लोर टेस्ट यानी विधानसभा पटल में बहुमत साबित करने को कहा गया। फिर से सारे जोड़ तोड़ लगाए गए। जम्बू कैबिनेट बनाया गया। 93 विधायक मंत्री बने और कल्याण सिंह की सरकार बच गई। रोमेश भंडारी और मुलायम सिंह को हार नसीब हुई, पर वो सियासत ही क्या जहां हार मान ली जाए। इसीलिए रोमेश भंडारी और मुलायम सिंह यादव ने भी हार नहीं मानी।
वे अगले मौके का इंतजार करने लगे और वो मौका उन्हें जल्दी ही मिला जब सीन में जगदम्बिका पाल की एंट्री हुई। जगदम्बिका पाल पुराने कांग्रेसी नेता जो कि कल्याण सिंह सरकार बचाने के लिए कांग्रेस छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पर एक साल में उनकी मंशा बदल गई। वो कल्याण सिंह की जगह खुद को स्थापित करने की सोचने लगे और फिर आई 21 फरवरी 1998 की तारीख। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 22 फरवरी को यूपी में कई सीटों पर वोटिंग थी। सारे बड़े नेता लखनऊ से बाहर थे, न मुख्यमंत्री वहां थे और न ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पर मायावती मौजूद थी। वही मायावती जो इसी विधानसभा में पहले भाजपा की सहयोगी रही थी और फिर उसी भाजपा ने उनकी पार्टी तोड़ दी थी। मायावती कह रही थी, मैं कल्याण सिंह से अपना बदला लूंगी, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाकर रहूंगी, और ऐसा हुआ भी। उसी दिन मायावती की अगुवाई में जनता दल, किसान कामगार पार्टी, लोकतांत्रिक कांग्रेस, बसपा आदि दलों के नेता राजभवन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति रोमेश भंडारी से कहा कि हम सभी कल्याण सिंह सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री के रूप में अपना समर्थन देते हैं। कुछ ही देर में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी। रोमेश भंडारी और उनकी गुटबाजी तो पहले से ही थी, तो महामहिम को भी कोई समस्या नहीं थी, पर समस्या कल्याण सिंह को थी। मुख्यमंत्री गोरखपुर से भागते भागते लखनऊ आए, सीधे राजभवन गए, राज्यपाल से कहा कि मुझे बहुमत साबित करने का मौका दीजिए, पर रोमेश कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने 21 फरवरी की रात को कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जगदम्बिका पाल को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। साथ ही में नरेश अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अगले दिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया। विघटित हो चुकी लोकसभा में विपक्ष के नेता और लखनऊ से सांसदी के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट सर्किट हाउस में राज्यपाल रोमेश भंडारी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। उधर दिल्ली में राष्ट्रपति KR नारायणन ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिखा और कहा कि वह उत्तर प्रदेश की सियासत में राज्यपाल रोमेश भंडारी के दखल से नाखुश हैं। इन सभी घटनाक्रमों के समानांतर न्यायपालिका में कल्याण सिंह सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह गौड़ ने एक याचिका दायर की और इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की कि वे राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार दें तथा कल्याण सिंह की सरकार को पुनः बहाल करें। 22 फरवरी की इस याचिका पर 23 फरवरी को निर्णय आया। कल्याण सिंह की सरकार को दोबारा बहाल कर दिया गया। आमरण अनशन पर बैठे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक संघर्ष को विराम दिया, अनशन को तोड़ दिया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी जगदम्बिका पाल को सुप्रीम कोर्ट जाना था और वे गए भी, पर इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता, जगदम्बिका पाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी ही सरकार के उप मुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल लोकतांत्रिक कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों के साथ वापस भाजपा के खेमे में लौट गए। खैर, जगदम्बिका पाल ने हार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 24 फरवरी को फैसला आया कि 48 घंटे के अंदर कंपोजिट फ्लो टेस्ट कराया जाए और उसके नतीजे आने तक कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल दोनों के साथ मुख्यमंत्री की तरह व्यवहार किया जाए। हालांकि इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी थी कि दोनों को कोई भी नीतिगत फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। किस्से को आगे सुनाने से पहले थोड़ा कंपोजिट फ्लो टेस्ट को समझ लेते हैं। सदन में विश्वास मत पेश किया जाता है तो उसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पेश करते हैं और उसके पक्ष या विपक्ष में सदन के सभी सदस्य मतदान करते हैं। परंतु कंपोजिट फ्लो टेस्ट की स्थिति में एक साथ दो नेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, साथ ही अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं और सदन में उन दोनों के मध्य चयन हेतु मतदान होता है। बहरहाल इसी पद्धति के आधार पर 26 फरवरी को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल ने अपना विश्वास मत पेश किया। फिर मतदान हुआ। परिणाम आए। कल्याण सिंह 225 वोट, जगदम्बिका पाल 196 वोट। कल्याण सिंह फिर से सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। जगदम्बिका पाल का कार्यकाल समाप्त हो गया। भाजपा खेमा जश्न मनाने लगा, पर बसपा ने एक ऑब्जेक्शन ले लिया। ऑब्जेक्शन कि उनके कुछ विधायकों को गलत तरीके से तोड़कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराया गया है, अतः उनके मत अवैध घोषित कर दिए जाएं। एक बार फिर से कल्याण सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। गेंद विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के हाथों में चली गई और उन्होंने बसपा की मांग मान ली। बसपा के कुछ विधायकों के वोटों को रद्द कर दिया गया। फिर से मतगणना हुई। अब आंकड़े थे: जगदम्बिका पाल 196 वोट और कल्याण सिंह 213 वोट। यानी फिर से जगदम्बिका पाल सियासत की बाजी हार कर मुख्यमंत्री कार्यालय से दूर हो गए। पर कहानी की शुरुआत तो नायक यानी अनिल कपूर से भी कम वक्त तक मुख्यमंत्री रहने से हुई थी, यानी कि एक दिन से भी कम वक्त तक। पर यह घटनाक्रम तो पूरे 5 दिन चला।
तो कैसे जगदम्बिका पाल सबसे कम वक्त के मुख्यमंत्री हुए? दरअसल 2 मुख्यमंत्रियों का कोई संवैधानिक प्रावधान न होने के कारण जगदम्बिका पाल की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और वे मुख्यमंत्री की शपथ लेने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 0 दिन, 0 घंटे, 0 मिनट, 0 सेकंड का रहा। है ना मजेदार? सियासत ऐसी मजेदार ही तो होती है। यहाँ कब कौन राजा बन जाए, कौन रंक बन जाए, कहा नहीं जा सकता। सियासत की ऐसी ही कहानियां हम आपको सुनाएंगे चुनावनामा की इस सीरीज सियासत में। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।